अफसरों पर ईओयू का शिकंजा कस रहा है और ईओयू ने ग्रामीण कार्य प्रमंडल का इंजीनियर गोपाल कुमार के 5 ठिकानों पर शनिवार को छापेमारी की। उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला और ईओयू की दबिश वहां पर होती है। जांच में उसके पास से आय से करीब 2 करोड़ रुपए अधिक संपत्ति मिलने के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, जो आय से लगभग 82% अधिक बताई जा रही है। फिलहाल देर रात ये कार्रवाई चली। टीम पटना, जमुई सहित कई ठिकानों पर रेड कर अचल संपत्ति का खुलासा कर चुकी है। ईओयू की टीम अब गोपाल कुमार से पूछताछ करेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। 5 ठिकानों पर पुलिस की टीम पहुंची, ईओयू की टीम पहुंची, जहां से नकदी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 40 लाख रुपए कैश अब तक बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जेवरात है, बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो संदिग्ध हैं। इन तमाम दस्तावेजों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के आरोप के बाद ईओयू की टीम ने कार्रवाई की थी। जमुई जिले के झाझा प्रमंडल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के ठिकाने पे शनिवार की सुबह से देर रात तक जो है वो रेड की गई, छापेमारी की गई और इस छापेमारी के दौरान तलाशी लिए गए। और इस तलाशी के दौरान जो गोपाल कुमार हैं, इनके द्वारा करोड़ों की जो अचल संपत्ति है जो अर्जित की गई थी, उसका खुलासा हुआ है। और बताते चले कि गोपाल कुमार जो हैं वो 2008 में बिहार सरकार की सेवा में आए थे और अपने सेवा काल में ये ग्रामीण कार्य विभाग पटना में सहायक अभियंता के पद पर योगदान दिए। और इसके बाद गोपाल कुमार जो हैं वो कई जिलों में गए। बताते ये चले कि गोपाल कुमार पटना के बाद मधेपुरा, मोतिहारी, भोजपुर, आरा, बक्सर और छपरा में पदस्थापित रहे और वर्ष 2022 में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नत हुए। सरकारी सेवा में आने के बाद गोपाल कुमार द्वारा जो ज्ञात आय है उससे तकरीबन 3 करोड़ से अधिक की जो अचल संपत्ति है वो इन्होंने अर्जित कर रखी है। और इसका खुलासा देर रात तक इनके जो 5 ठिकाने हैं, जिसमें पटना में 2, उसके अलावा हम बात कर ले तो जमुई में एक ठिकाना था, उसके साथ साथ इनके जो ससुराल है वहाँ पे भी जो है छापेमारी की गई। और इस 5 ठिकानों में जो तलाशी लिए गए, उस दौरान जो है उन पटना जगत विला अपार्टमेंट जो था वहाँ से 39,65,000 रुपये नगद पाए गए। और इसके अलावा करीब 47 लाख रुपए के आभूषण जो हैं वो खरीद के इनवॉइस यानी कि कागजात मिले। सोना आभूषण जो है वो 424.08 ग्राम जो है पाया गया, जिसका वर्तमान मूल्य 60,47,000 रुपया आंका गया है। और इसके अलावा चांदी के आभूषण जिसका वजन करीब 1 किलोग्राम है, जिसका मूल्यांकन जो है वो अब कराया जाएगा। और आज ये कार्रवाई जो है वो ईओयू के द्वारा की जाएगी। बताते चले कि इनकी जो आय से अधिक जो संपत्ति है वो 3 करोड़ से अधिक की जो है वो फिलहाल पाई गई है। और अब ईओयू जो है गोपाल कुमार को नोटिस भेजेगा, उनके साथ साथ सुरेंद्र कुमार को नोटिस भेजेगा और नोटिस भेज करके इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। गोपाल कुमार से ये जानने की कोशिश ईओयू करेगी कि आखिर ये कुछ संपत्ति आपने कहाँ से अर्जित की, स्रोत क्या है, और उसके साथ साथ पत्नी के नाम से जो इन्होंने अचल संपत्ति बना रखी है उसके बारे में भी जो है विस्तृत जानकारी जो है ईओयू लेगी। इसके साथ साथ बात करें तो सुरेंद्र कुमार जिनके नाम से गाड़ी खरीद की गई है, उनसे पूछा जाएगा कि आप गाड़ी खरीद करके आखिर गोपाल कुमार के यहाँ क्यों दिए हुए थे। तो कई सवाल जो हैं जिसका जवाब गोपाल कुमार को देना होगा। और अब ईओयू इसकी तैयारी में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार के ठिकानों पर छापेमारी मामले में बड़ा अपडेट है। देखिए, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कैश, जेवरात, प्लॉट और लग्जरी गाड़ियों का सुराग मिला है। आय से 81.5% अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले। पटना फ्लैट से 39,65,000 कैश बरामद हुए हैं। 424 ग्राम सोना भी बरामद किया गया। इसके अलावा आपको बताएं कि चांदी के आभूषण, करोड़ों के इनवॉइस बरामद किए गए। जेबी मॉल में 2 दुकान, कई प्लॉट के दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि लक्ष्मी कॉटेज दानापुर में 4 BHK फ्लैट, इसके अलावा 80 लाख कैश देकर खरीदे गए हैं ये फ्लैट, ये जानकारी मिली। दानापुर में निर्माणाधीन 3 मंजिला भवन का भी खुलासा हुआ है। कार समेत कई गाड़ियां मिली हैं। बेनामी होने की आशंका जाहिर की गई। जमुई के झाझा में पदस्थापित है गोपाल कुमार और गोपाल कुमार को लेकर अब और जानकारी जुटाई जा रही है। नोटिस के बाद उनसे पूछताछ भी की जाएगी। ईओयू की कार्रवाई देर रात तक चली। 3 बैंक खातों को फ्रीज भी कर दिया गया।
तीनों बैंक खातों में 10 लाख रुपए जमा। ग्रामीण कार्य विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है। तो अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है वो आपको बता रहे हैं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में लगातार एक एक करके कार्रवाई हो रही है। अब तक कई ऐसे अधिकारी और कार्यपालक अभियंता जो कि इसकी चपेट में आ चुके हैं और अब गोपाल कुमार के दस्तावेजों को लेकर, उनकी संपत्ति को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिस पर जांच हो रही है। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, पटना से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जेंजी को संभालने की ट्रेनिंग अधिकारियों को दी जाएगी। जेंजी को संभालने की ट्रेनिंग अधिकारियों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। 52 घंटे की ट्रेनिंग होगी, सभी को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। सचिव स्तर के अफसरों को ट्रेनिंग, प्रशासनिक सेवा के अफसरों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि जेंजी को कैसे संभालना है, कैसे उनके साथ आपको डील करना है, इस पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि कैसे आप नई जनरेशन को संभालें, जेंजी को संभालने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए सरकार ने 54 घंटे का ट्रेनिंग अनिवार्य किया है। यानी कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होंगे उन्हें ये 54 घंटे का ट्रेनिंग हर हाल में लेना है और इसका पूरा प्रारूप जो है वो जारी कर दिया गया है। कौन से ट्रेनिंग अधिकारी ले सकते हैं इसकी पूरी लिस्ट भी जारी की गई है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जेएनजी को कैसे मैनेज करना है उससे लेकर जो ट्रेनिंग है उस पर सबसे ज्यादा निगाहें जाती है और जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हाल के दिनों में हम लोगों ने कई बार देखा है कि जब बिहार में छात्र हो या फिर कोई और भी लोग हो, जब वो अपनी सड़क पर मांग को लेकर उतरते हैं और उसके बाद कई बार वो उनका जो प्रदर्शन है उग्र हो जाता है, तो जेएनजी को संभालना आसान नहीं होता है। इसी वजह से बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को साफ साफ कर दिया है कि कैसे मैनेज करना है जेएनजी को फ्यूचर में। अभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी होती है तो उसे कैसे आप मैनेज करें, इसे लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी और मैंडेटरी है ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग अधिकारियों को लेना ही लेना है। जाहिर तौर पे ये बिहार सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि जेएनजी को लेकर लगातार राजनीति भी होती है। तो जेएनजी कैसे जेएनजी का कोई प्रदर्शन करते हैं या फिर जेएनजी का कोई मामला रहता है तो उसे कैसे हैंडल करना है, इसके लिए प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ट्रेनिंग मैंडेटरी कर दी गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई सारे ऐसे इसमें ट्रेनिंग है। एक और भी है 10वें नंबर में, अगर आप देखें तो युवा एआई फॉर ऑल, एआई का दौर आने वाला है। यानी कि इसमें कई सारे ऐसे ट्रेनिंग है जो फ्यूचर को देखकर, बिहार के भविष्य को देखते हुए युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा संभाल कर रखा जाए, कैसे उन्हें परिस्थितियों के अनुकूल ढाला जाए, इन तमाम बातों को लेकर जब तक अधिकारी खुद ट्रेन नहीं रहेंगे तो ऐसी परिस्थिति आती है तो कैसे जेएनजी को संभालेंगे, इसे लेकर ये निकाला गया है निर्देश। और आनंद, ये ट्रेनिंग कब से शुरू की जाएगी? देखिए, इसकी तारीख भी निकाल दी जाएगी और उस 54 दिन का पूरा जो है वो 54 दिन का है और माफ कीजिएगा 52 घंटे का प्रशिक्षण है जो प्रति वर्ष हर साल करना है। आप अपने पूरे साल में 52 दिन कैसे करते हैं वो आपको निकालना है वक्त। तो जाहिर तौर पे एक साल में, पूरे साल में 52 घंटे का प्रशिक्षण है जो प्रति वर्ष किया जाएगा और आईजीओटी प्लेटफॉर्म पे इसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई चिन्हित अनिवार्य कोर्स होगा या एसी कोर्स से 52 घंटा पूर्ण नहीं हो पाता है तो पदाधिकारी जो होंगे वो अपनी उपयोगिता एवं अभिरुचि के अनुसार आईजीओटी प्लेटफॉर्म से अन्य कोर्स भी कर सकते हैं। जाहिर तौर पर मान लीजिए अगर उनका 52 घंटा पूरा नहीं होता और उन्होंने कोई ऐसा ट्रेनिंग चुना है जिसमें 52 घंटे पूरा नहीं होता, इसके अलावा भी वो एक और भी जो दिया हुआ है वो कर सकते हैं। तो पूरे साल ये 52 घंटे का ट्रेनिंग चलेगा। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने मोतिहारी से बड़ी खबर रख रहे हैं। देखिए, रक्सौल में पहचान छिपाकर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने नेपाल की सीमावर्ती इलाके की हिंदू युवती को फर्जी तरीके से अपने जाल में फंसाया। पहले खुद को हिंदू बताकर शादी रचाई और फिर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा और इसके लिए आरोपी हसरे आलम ने युवती का मुस्लिम नाम से फर्जी आधार भी बनवा दिया। आदापुर के हरपुर गांव के हसरे आलम ने भारत नेपाल सीमावर्ती इलाके की संगीता पासवान को अपने जाल में फंसाया। हसरे आलम ने अपना नाम राज बताकर युवती को सोशल मीडिया पर प्रेम जाल में फंसाता है। वीरगंज नेपाल में हिंदू रीति रिवाज से वो शादी करता है और खुद को माथे पर तिलक लगाकर राम भक्त बताता था। अपनी पहचान हिंदू बताना, पहले से शादीशुदा होना, ये सब कुछ वो छिपाता रहा और इस बात को लेकर युवती भी पहले से क्लियर नहीं थी। युवती
ने उससे शादी की और जब अब युवती को इस बात की जानकारी लगी है कि वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, तो वो थाने पहुंच गई। संगीता को इसकी जानकारी लगी तो उसके साथ मारपीट भी होने लगी, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। अब युवती न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। हमारे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ है जो कि आज हम बोल रहे हैं न्यूज में। तो वो मतलब हमारा पति हिंदू था, हिंदू रीति रिवाज से हमारा साथ शादी किया। पहले बोल रहा था हमारा नाम राज है, अभी फ़िलहाल हमको पता चल रहा है कि वो हसरे आलम मियाँ है। ठीक है, इनके बाद हमको कुछ ऐसा मालूम नहीं था। जो हमारा पति मंदिर में मतलब पूजा पाठ रीति रिवाज अनुसार से घर भी करता था, उधर भी करता था, मंदिर पूजा पाठ सब चीज़ जाता था। लास्ट में उनको जब हम देखे, हम मार्केट से आते हुए उनको देखे घर में वो नमाज पढ़ रहा है, तो हमारा तो होश उड़ गया। और नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में 1 महीने तक चलने वाली सुप्रसिद्ध मलमास मेला का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से विधिवत उद्घाटन किया गया। बता दें कि मलमास मेला की शुभारंभ के दौरान ध्वजारोहण और पूजन भी किया गया है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि राजगीर में आज से 1 महीने तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और इतना ही नहीं, 3 शाही स्नान इस बार आयोजित हैं, जहां देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचेंगे। मलमास को लेकर बड़ी संख्या में तैयारी की गई है, बड़ी संख्या में झूला, सर्कस, जादूगर, इसके अलावा थिएटर भी लगाया जाएगा। मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे मेले का। उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया। पूजा पाठ के बाद उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। फीता काटकर विधिवत रूप से मलमास मेले का उद्घाटन कर दिया गया है और 1 महीने तक ये मेला जो जारी रहेगी और इसमें अलग अलग तरीके से मनोरंजन की सुविधाएं भी मिलेंगी आपको। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे क्योंकि 3 शाही स्नान भी हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मलमास को लेकर बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि झूला, सर्कस, जादूगर, थिएटर जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। और वहीं बिहार अग्निशमन विभाग अब हाईटेक होने जा रहा है। अब फायर सर्विस अपने आप को एआई तकनीक से कमांड एंड कंट्रोल करेगा। महानगरों के तर्ज पर अब अत्याधुनिक गाड़ियों से आग पर काबू पाया जाएगा और इसके लिए अग्निशमन विभाग ने 7 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ साथ 17 वाटर पोजार, 20 छोटी फॉर्म वाहन के साथ साथ 80 नए वाहन की खरीद की है, जिसका लोकार्पण सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के गांधी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो है वो हाईटेक होने जा रहा है और इसकी तैयारी जो है वो फायर विभाग की तरफ से किया गया है। जो फायर डीजी हैं शोभा उत्कर, उनकी निगरानी में इन गाड़ियों को खरीद करके लाया गया है। बेंगलुरु से ये गाड़ियां जो है वो खरीदी गई हैं और जिसका लोकार्पण कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो एक आयोजन के दौरान करेंगे और इस आयोजन की तैयारी जो है वो यहाँ पे जोर शोर से चल रही है। देख सकते हैं कि जिन गाड़ियों को खरीद कर लाया गया है इसके बारे में बताते चले कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो बहुमंजिला इमारतें में जहाँ आग लगती है उसको नियंत्रण करने में किया जाता है। जो लोग फंसे होते हैं बहुमंजिला इमारतें में, मॉल में, उनके रेस्क्यू में इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हाइड्रोलिक जो है वो प्लेटफॉर्म है और इनका इस्तेमाल बहुमंजिला इमारतों में जब आग लगती है तो किया जाता है, जिसका कल लोकार्पण सम्राट चौधरी करेंगे। बताते ये चले कि कुल 80 जो नए वाहन हैं उसकी खरीदारी की गई है। अलग अलग जिलों में ये वाहन भेजे जाएंगे और इसमें जो है 36 जो है स्कॉर्पियो भी खरीदे गए हैं। इसके अलावा बताते चले कि 20 छोटी फॉर्म वाहन खरीदे गए हैं, 7 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदे गए हैं और 17 जो है वाटर पॉजर खरीदे गए हैं। 26 तरह के नए उपकरण जो हैं वो उनकी खरीदारी की गई है। और बताते ये चले कि इसके अलावा
AI वेस्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है वो तैयार किया गया है, जो छत विभाग से जो संचालित होगा। और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि बिहार में आग लगने की घटना जो है वो अगर आगे होती है तो आग पर तत्काल नियंत्रण पाया जाए, चाहे वो बहुमंजिला इमारतें हों, मॉल हों या दूसरे जो कॉम्प्लेक्स हों, बड़े जो कह सकते हैं कि जोन में अगर आग लग जाती है तो जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। उसको लेकर के इन वाहनों की खरीदारी की गई है। ये भी बताते चलें कि चाहे वो बहुमंजिला इमारतें हों, तंग गलियाँ हों, सभी जगहों पर आग पर नियंत्रण पाने की दिशा में इन वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ भी अगर आग की लगने की घटना होगी वहाँ पे जा कर के लोगों को के बीच जो है राहत बचाव कार्य भी करेंगे और आग जो लगी होगी उसको नियंत्रित करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बात भागलपुर की करते हैं, जहां बीच गंगा में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब यात्रियों से भरी एक नाव अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि नाव महादेवपुर गंगा घाट से भागलपुर के बरारी गंगा घाट की तरफ जा रही थी और इसी दौरान बीच नदी में नाव का इंजन बंद हो गया, जिससे नाव पर सवार लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया। टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर घाट तक पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। तो SDRF की सक्रियता जिसकी वजह से सफल रेस्क्यू हो पाया है। विकास कुमार सिंह भागलपुर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, सभी का सफल रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, क्या ये पूरी घटना है, बताइएगा विस्तार से। देखिए, जब से विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हुआ है तो लोगों के पास आने जाने का एकमात्र साधन नाव रह गया है। और यह घटना कल की है जब अचानक से एक निजी नाव का इंजन बीच गंगा में बंद हो गया, जिसके बाद से जो नाव पे सवार यात्री थे वो दहशत में आ गए। लेकिन SDRF की टीम जो है घटना के बाद से ही भ्रमणशील है गंगा में। तुरंत SDRF की टीम मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया और फिर जो है गंगा घाट पर सभी को पहुंचाया गया है। यह जो यात्रियों से भरी नाव थी यह महादेवपुर गंगा घाट से यात्रियों को लेकर भागलपुर बरारी गंगा घाट आ रही थी और तभी बीच में अचानक से तकनीकी खराबी इंजन में आने के कारण नाव बंद हो गई और फिर SDRF की टीम ने सफलतापूर्वक सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर घाट तक पहुंचाया। जी, और विकास, नाव पर कितने लोग सवार थे और जब से विक्रमशिला सेतु टूटा है उसके बाद से, क्योंकि नावों का परिचालन हो रहा है आवागमन के लिए, तो वहां पर सुरक्षा मानकों का कितना ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी और अभी तक वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। आपदा मित्र को तैनात किया गया है। SDRF की टीम की 24 घंटे वहां पर तैनाती की गई है, जिसके वजह से एक बड़ा हादसा जो है वो टला है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सरकारी और निजी तरीके से नाव का संचालन होता है तो कई ऐसे नाव हैं जिस पर कि ओवरलोड किया जाता है, यात्रियों को ज्यादा संख्या में बैठाया जाता है। कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक बात है। लेकिन सबसे राहत भरी बात है कि 24 घंटे गंगा में SDRF की टीम तैनात है और दोनों गंगा घाट पर, बरारी गंगा घाट और महादेवपुर गंगा घाट, दोनों गंगा घाट पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विकास। तो सूचना मिलते ही मौके पर SDRF की टीम पहुंची। देखिए, क्योंकि इस वक्त विक्रमशिला सेतु टूटने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, नावों का परिचालन किया जा रहा है ताकि लोग एक छोर से दूसरी छोर जा सकें और इस बीच एक नाव खराब होने से दहशत फैल गई। अचानक इंजन खराब हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि SDRF की तैनाती और वहां पर तुरंत SDRF की टीम पहुंचती है, सभी का सफल रेस्क्यू किया जाता है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये निजी नाव बताई जा रही है जो खराब हो गई थी, जिसके बाद वहां पर SDRF की टीम ने सभी को सफलता से रेस्क्यू करते हुए घाट पर पहुंचाया। और वहीं सीतामढ़ी और शिवहर जिले में मानसून से पहले बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और लोगों का कहना है कि तटबंधों के समय पर मरम्मत और सुरक्षा कार्य नहीं कराए गए। पिछले साल बागमती नदी के तटबंध 4 जगहों से टूटे थे, जिससे कि कई गांव में बाढ़ की स्थिति बनी और इस बार भी कई जगहों पर तटबंध कमजोर बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी है और निगरानी भी लगातार हो रही है।
और चलिए बात जमुई की करेंगे, जहां खैरा इलाके में 65 साल के एक बुजुर्ग प्रेमी जोड़े की शादी चर्चा का विषय है। डुमरकोला महादलित टोला निवासी चपर मांझी ने अपनी पड़ोसी और विधवा आशा देवी से मंदिर में शादी कर ली। दोनों के बीच पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था। चपर मांझी की ये चौथी शादी है। उनका कहना है कि बेटे बहू उनकी देखभाल नहीं करते, जबकि आशा देवी सुख दुख में उनकी साथी रही हैं। आशा देवी ने कहा कि पति की मौत के बाद चपर मांझी ने उनका हाल सुधारा है, उनके साथ वो सहारा बनकर रहे हैं और इसी वजह से वो दोनों शादी कर रहे हैं। सच ही कहा गया है कि प्यार अंधा होता है, जो न उम्र देखता है और न कोई सीमा। कुछ ऐसा ही हुआ है जमुई जिले के खैरा प्रखंड इलाके के डुमरकोला महादलित टोला में, जहां पर 60 साल उम्र के एक बुजुर्ग महिला और पुरुष एक दूसरे से शादी कर लिए हैं। मंदिर में जाकर शादी रचा लिए हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे साथ ये है, एक चपर मांझी हैं और आशा देवी हैं। और चपर मांझी की बात करें तो उनकी उम्र भी लगभग 60 साल की है और जो आशा देवी है इनकी उम्र भी 60 साल है। दोनों एक ही गांव में एक ही टोले में रहते हैं और बीते कुछ वर्षों से इनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। जहां तक बात करें तो चपर मांझी के पत्नी की मौत 5 साल पहले हो गई थी, वहीं आशा देवी के पति की भी मौत हो चुकी है। कर लिया है, इसको नहीं है, हमको नहीं है, तो ये दोनों प्रेम कर लिया। हाँ, दोनों में प्रेम कैसे हो गया था? हाँ। प्यार कैसे हो गया था? बैठते उठते प्रेम हो जाए। कहाँ शादी की है? मंदिर में जो करा है। कौन मंदिर में? महादेश्वरी है। महादेश्वरी में। यार जैसे खाना उनमा पकवे लिए दे लिए तब सभी गरम गाड़ी काहे खा लो पका काहे ऐसा करो काहे ऐसा करो, अब इतने चलते इसके कहा गरम गाड़ी करे के कहा गया। तो क्या सोचकर शादी कर ली है? कर लिया ये सोच के कि हमरा कोई नहीं। आपके ससुर शादी कर लिए हैं? हाँ सर कर लिया है? हाँ। कैसे ले रही हैं आप, क्या सोच रही हैं इसको लेकर? अब हम क्यों सोचिए, अब कर लेकिन अपन मन से बेटा ने पुतोह के पछो सोचल के आगे पीछे, नहीं पोता पोती के लिए सोचल के आगे पीछे, अपन मर्जी से दोनों कर लेल के। हाँ नहीं बेटा पूछल के, एगो बेटा इंसान है, अपन बेटा के देखल के या मुँह। तो आप लोग नाराज हैं? आप लोग इस शादी से नाराज हैं? तो नाराज नहीं रहे तो खुश रहे सर। एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष शादी कर चुके हैं मंदिर में जाकर, और गांव वाले भी हैरान हैं इस शादी को सोचकर। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, एक दूसरे के सहयोगी हो गए जो ताउम्र आप बाकी जिंदगी निभाएंगे, लेकिन इस शादी की चर्चा खूब हो रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।